गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 1। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट एटम्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ एटम। एटम क्या है। तो स्टूडेंट बहुत पहले इंडियन फिलोसफर जो थे, इंडियन फिलोसफर नेम महर्षि कनद ने ये बताया कि अगर हम किसी पदार्थ को, अगर हम किसी मैटर को हिंदी में स्टूडेंट पदार्थ कहते हैं, अगर हम किसी पदार्थ को या किसी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। हमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। ओके। उन्होंने बताया कि जितने जो मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है। ओके। इफ़ यू डिवाइड मैटर इन स्मॉलर पार्टिकल्स, okay, we get smallest particle. Okay, we get smallest particle. Another Indian philosopher named Pakudha Katyama elaborate this doctrine and said that these particles normally exist in the combined form. इन्होंने ये बताया स्टूडेंट, ये जो पार्टिकल हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये अकेले नहीं मिलते। दे आर नॉट एग्जिस्ट इन द इंडिविजुअल फॉर्म, दे आर एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एटम अकेला नहीं होता कभी भी। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम एटम बोलना चाह रहे हैं, इट इज़ नॉट फाउंड इन द इंडिविजुअल फॉर्म। इंडिपेंडेंट फॉर्म में ये नहीं मिलेगा आपको, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। यानी एक मैटर जो है वो बहुत सारे एटम से मिलके बनता है। मीन्स वी कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एटम। और इस यूनिवर्स में स्टूडेंट, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ एटम से बनी है। हम एटम से बने हैं, आप एटम से बने हैं, आपके आसपास बुक्स रखी हैं वो एटम से बनी है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम। हर चीज़ को की जो सबसे बेसिक यूनिट है स्टूडेंट, जैसे हम बोलते हैं अगर किसी बॉडी की बात की जाए, किसी बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है, उसी तरीके से अगर हम बात करें केमिस्ट्री के नज़रिए से बात करें तो किसी भी चीज़ का, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है स्टूडेंट वो एटम है। एक बुक है वो भी एटम से बना है। ओके। एक क्लॉथ है, कपड़ा है, वो भी एटम से बना है। पानी है वो भी एटम से बना है। ओके। अर्थ है वो भी एटम से। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। ओके। और एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इट इज दिस फिलॉसफी इज गिवन बाय महर्षि कनद एंड पकुधा कत्यायन एंड महर्षि कनद। इन दोनों ने ये फिलॉसफी दी। ओके स्टूडेंट। फिर जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़े तो एक और फिलोसफर आए, सो नॉट इंडियन, एक और फिलोसफर आए, उनका नाम था डेमोक्रिटस ने बताया, इनको बोला एटम्स। उन्होंने बोला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है स्टूडेंट, जिनसे मैटर बना हुआ है, दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। और एटम का जो मीनिंग है स्टूडेंट, उसका मीनिंग है, इट्स मीनिंग इज इनडिविजिबल। इंडिविजुअल मीन्स इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वी कैन नॉट फर्दर डिवाइड इट। हम उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको एटम बोल रहे हैं। ओके। तो उसके बाद स्टूडेंट डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट आए। अभी तक जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी सर स्टूडेंट, दिस वन महर्षि कनद की, पाकुधा कत्यायम की, डेमोक्रेटिकस की, तो इन्हीं सभी थ्योरीज़ के अंदर स्टूडेंट ये सारी जो थ्योरीज़ हैं, दीज ऑल बेस्ड ऑन द फिलॉसफी। ये सारी फिलोसॉफिकल थ्योरीज़ हैं। इन थ्योरीज़ के अंदर कहीं भी एक्सपेरिमेंटेशन या रिसर्च का नाम नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। ओके। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। वैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि इंडिया में एटम्स को पहचानने वाले साइंटिस्ट बहुत पहले आ गए, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ। ओके। लेकिन जब डाल्टन ने क्या करा, 1808 में डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट स्टूडेंट, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी, मैटर की एटॉमिक थ्योरी दी स्टूडेंट।
डाल्टन गिव अ थ्योरी गिव एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ओके, एक्चुअली उनका बेस क्या था डाल्टन का? उनका बेस था डेमोक्रिटस का फिलोसॉफिकल व्यू। द फिलोसॉफिकल व्यू इज़ द मेन बेस ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन डाल्टन ने उस फिलोसॉफिकल व्यू के साथ उसमें बहुत रिसर्च भी करी, और आफ्टर हिज रिसर्च ही कंक्लूड और ही गिव एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ओके, उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए स्टूडेंट, एंटोनी एल लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंटेशन किया। ये पहले साइंटिस्ट थे स्टूडेंट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये प्रूव किया कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके, वो किसी भी सिंगल फॉर्म में नहीं रहते, वो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। और इन्होंने इसी के बेस पर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दिया। इनका जो कंप्लीट आइडिया था स्टूडेंट, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन बेस। इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन बेस पर वो आइडियाज़ दिए। ओके, तो साइंस में सबसे जो फुल प्रूफ चीज़ मानी जाती है स्टूडेंट, इट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन बेस। एक्सपेरिमेंटेशन से उन्होंने प्रूव किया कि सभी चीज़ें एटम से बनी हैं, और एटम कभी भी सिंगल या इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रहता, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहता है। ओके, तो इन्होंने ही जो लॉज दिए स्टूडेंट, दीज लॉज आर कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, नाउ वन बाय वन वी विल टेक दीज लॉज। ओके स्टूडेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है स्टूडेंट? अब देखिए, कोई भी चीज़ एक दूसरे से जब कंबाइन करती है तो एक नई चीज़ बनती है। इसी को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी दो लॉज दिए उन्होंने। वन इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अनदर लॉ इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है स्टूडेंट? इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और मास कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता। यानी कि जब भी किसी सिस्टम में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो केमिकल रिएक्शन हमेशा जब भी होगी स्टूडेंट, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट, कोई भी दो चीज़ें आपस में कंबाइंड होती हैं। हम मान लेते हैं स्टूडेंट, कोई भी चीज़ें यानी कि जो आपस में कंबाइंड होती हैं स्टूडेंट, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, और जो उनका रिजल्ट आता है स्टूडेंट, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट का मास, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, द मास ऑफ द रिएक्टेंट मीन्स बिफोर केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट? मास नेवर चेंज, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नहीं वो मास क्रिएट हो रहा है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, मास हमेशा सेम रहेगा। तो इसको एक हम एक्टिविटी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, मास रिमेन अनचेंज्ड, मास कभी भी चेंज नहीं होता। जो मास रिएक्टेंट का था वही मास प्रोडक्ट का था। इसीलिए जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं स्टूडेंट हायर क्लासेस में, केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद उसको हम बैलेंस करते हैं। वो बैलेंस करने का मतलब यही है कि मास रिमेन कांस्टेंट। ओके, कम टू द एक्टिविटी। द एक्टिविटी इज दैट स्टूडेंट, टेक सम सोडियम सल्फेट। हमने जो ये कॉनिकल फ्लास्क लिया स्टूडेंट, इसमें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ओके, सोडियम सल्फेट इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ इग्निशन ट्यूब। और ये ट्यूब दिख रही है स्टूडेंट, दिस ट्यूब इज कॉल्ड इग्निशन ट्यूब, एंड वी टेक a solution of barium chloride in this ignition tube. Okay, now after that we put a cork on a flask. हमने फ्लास्क को बंद कर दिया, कॉनिकल फ्लास्क को कॉर्क की हेल्प से बंद कर दिया। ओके, देन आफ्टर फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन अ बैलेंस। उस फ्लास्क को हमने बैलेंस के ऊपर रखा और उसका मास फाइंड आउट करा। द मास कम्स 300.23 ग्राम। उसका जो मास आया स्टूडेंट वो
300.23 ग्राम आया। ओके, उसके बाद हमने क्या स्टूडेंट, हमने किया देन टिल्ट द फ्लास्क, हमने उस फ्लास्क को टिल्ट कर दिया और बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को सोडियम सल्फेट यानी कि बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में मिक्स कर दिया, टिल्ट कर दिया। तो टिल्ट करने के बाद जो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन हमने इस इग्निशन ट्यूब के अंदर रखा था स्टूडेंट, वो बाहर आ गया और सोडियम सल्फेट से मिक्स हो गया, यानी कि दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स हो गए स्टूडेंट। इसको पहले हमने स्टूडेंट यहाँ पर एक ऐसे टैग कर रखा है, एक रस्सी से हल्की सी हमने इसे टैग कर रखा है जिससे कि ये इधर उधर ना गिरे। ओके, टिल्ट करने के बाद जो सारा बेरियम क्लोराइड था वो सोडियम सल्फेट के साथ स्टूडेंट मिक्स हो गया, यानी कि आप देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, सोडियम NaSO4 प्लस BaCl2। और जब ये प्लस हो गए स्टूडेंट, मिक्स हो गए, तो मिक्स होने के बाद एक नई चीज़ बन के आई, वो बन के आई BaSO4 प्लस NaCl। ये दो चीज़ें बन गई स्टूडेंट, यानी कि देखिए आप स्टूडेंट एक नई चीज़ बन के आई है। तो बेरियम सल्फेट जो होता है स्टूडेंट, दीज आर द प्रेसिपिटेट, वाइट कलर प्रेसिपिटेट। ओके, और ये सॉल्यूशन बना स्टूडेंट, दिस सॉल्यूशन इज सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में छोटे छोटे प्रेसिपिटेट या क्लम्प, यू कैन से क्लम्प, जो इन प्रेसिपिटेट मीन्स स्टूडेंट कोई भी चीज़ जो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो रही है, हार्ड सॉलिड की फॉर्म में, दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट, वो उसमें रह गए। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, ये करने के बाद देखिए पूरा का पूरा जो चेंज था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड चेंज होकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ने जब रिएक्शन करा तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाया। तो अब देखिए हम अगर मास को मेज़र करेंगे स्टूडेंट, अगेन वी मेज़र द मास ऑन अ बैलेंस, द मास ऑफ द conical flask is again same 300.23 ग्राम, अगेन सेम। देखिए आप दोनों केस में मास सेम आएगा। तो ओके, ये क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट, दिस इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, सोडियम एंड बेरियम सल्फेट फॉर्म, देन वी फाइंड द मास, वी सीन दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, यानी कि जो रिएक्टेंट थे स्टूडेंट उनका मास और जो बाद में प्रोडक्ट बने उनका मास देखेंगे हम सेम आएगा, रिमेन अनचेंज, यानी कि रिएक्शन होने के बाद उसमें से कोई मास में चेंज नहीं होगा, मास रिमेन अनचेंज्ड। ओके, तो दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। होप यू अंडरस्टैंड, इसको अच्छे से समझिए स्टूडेंट। ओके, अब हम दूसरे लॉ की बात करते हैं स्टूडेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई भी चीज़, इसमें क्या बोला गया स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब ये केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है स्टूडेंट, दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं स्टूडेंट। कंपाउंड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, वो आपस में जब कंबाइंड करेंगे तो दे आर कंबाइंड इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, वाटर, हम वाटर का एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। यू सी इन वाटर ऑलवेज टू एलिमेंट आर टेक्स पार्ट, ओके, ऑलवेज टू एलिमेंट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, one is hydrogen, one is oxygen, one is hydrogen, one is oxygen. When hydrogen and oxygen combine together in the same ratio means 2:16, or you can also say it is 1:8 by mass, यानी कि जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट उसका मास है 1 और जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट उसका मास है 16। जब ये कंबाइन होंगे स्टूडेंट, ये कंबाइन होंगे तो जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन के कितने, 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम वाटर फॉर्मेशन में पार्ट लेगा। तो हाइड्रोजन के 1 एटम का जो मास था वो 1 था, 2 एटम का मास हो जाएगा 2, और 1 एटम का मास ऑक्सीजन का था 16, तो 2:16, यानी कि बाई मास अगर हम इसका रेशो देखें इस 2:16, वी कैन ऑल्सो राइट इट 1:8। ओके, हमेशा ऐसा होगा। ये क्या है स्टूडेंट रेशो, इसको थोड़ा और समझते हैं। अगर हम 9 ग्राम वाटर ले लें स्टूडेंट, इफ़ यू टेक 9 ग्राम वाटर और उसको
उसको डिकम्पोज करें, उसको अलग अलग करें हीट करने से, उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर दें स्टूडेंट और उसमें से हाइड्रोजन को अलग करें, तो हम देखेंगे हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। ओके, 9 ग्राम वाटर के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम्स ऑक्सीजन, यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म 9 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो जब भी वाटर बनेगा स्टूडेंट वो इसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिल करके हमेशा वाटर बनाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। अमोनिया NH3, अमोनिया जो है स्टूडेंट NH3, इसमें अमोनिया जब भी बनेगा स्टूडेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसमें पार्ट लेंगे। अब देखिए उसका एक जो केमिकल फार्मूला है स्टूडेंट वो है NH3, यानी कि 1 नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम इसमें पार्ट ले रहे हैं। ओके, तो हाइड्रोजन का हमने आपको मास बताया था, इट इज़ 1 और नाइट्रोजन का मास होता है स्टूडेंट 14। तो 1 नाइट्रोजन पार्ट ले रहा है तो 14 और 3 हाइड्रोजन पार्ट ले रहे हैं तो इट इज़ 3, यानी 14:3 बाई मास। इस मास में ये पार्ट लेंगे। ओके, तो जब भी अमोनिया एक गैस होती है स्टूडेंट, जब भी अमोनिया बनेगी, अमोनिया में हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाई मास 14:3 के रेशो में पार्ट लेंगे। ओके, दीज ऑल आर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वाटर एंड अमोनिया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं है कोई भी किसी भी प्रोपोर्शन में किसी चीज़ को हम मिक्स कर देंगे तो अमोनिया बन जाएगा, हम किसी भी प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स कर देंगे तो वो अमोनिया बन जाएगा, या किसी भी प्रोपोर्शन में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे तो वो वाटर बन जाए। नो, ओके, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, it must be in constant proportion. It is called law of constant proportion. Hope you understand. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद स्टूडेंट डाल्टन्स आए, एक उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी स्टूडेंट वो बहुत ही फेमस हुई। डाल्टन एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे स्टूडेंट, उनकी फैमिली इंग्लैंड में रहती थी, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन 1808 में उन्होंने एक थ्योरी काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी स्टूडेंट। दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी। ओके, एटॉमिक थ्योरी मैटर की एक एटॉमिक थ्योरी कि मैटर को एटम के बेस पर उन्होंने बताया कि मैटर के अंदर एटम एक्चुअली है क्या। अब उन्होंने बताया चाहे एलिमेंट्स हों स्टूडेंट, चाहे हम एलिमेंट्स की बात करें या हम कंपाउंड्स की बात करें स्टूडेंट, कंपाउंड की बात करें या एलिमेंट की बात करें या मिक्सचर की बात करें, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी particles. These tiny particles are called atoms. Okay student, तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और यही जो एटम है स्टूडेंट, वो ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक गोल्ड की शीट है, ये गोल्ड की एक शीट है, इस गोल्ड की शीट ये गोल्ड की शीट है। ओके, गोल्ड की शीट के ऊपर स्टूडेंट बहुत सारे एटम है गोल्ड के, ओके, तो बहुत सारे एटम है, नंबर ऑफ एटम, मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर इन द गोल्ड शीट में गोल्ड के बहुत सारे एटम है स्टूडेंट। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है स्टूडेंट, व्हेनेवर देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, these atom are takes part in chemical reaction. Okay, second postulate is atoms are indivisible. जो atoms होते हैं स्टूडेंट वो indivisible है। indivisible means उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। these are the smallest particle, ये डाल्टन ने बताया, and these we cannot create it or we cannot destroy in the chemical reaction. जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट, तब ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं एटम्स, ये कभी भी क्रिएट नहीं हो सकते और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट इज एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टी। यानी कि अभी हमने जैसे गोल्ड की बात करी थी स्टूडेंट, मान लीजिए गोल्ड की एक शीट है, इसमें बहुत सारे एटम है गोल्ड की,
तो हर एक एटम गोल्ड का दूसरे एटम से किस समान है, सेम है, सिमिलर इन मास, उसका मास सेम है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज़। मान लीजिए गोल्ड है, फिर हम यहाँ पर मान लीजिए सिल्वर ले लेते हैं। सिल्वर के बहुत सारे एटम है स्टूडेंट, ठीक है। तो सिल्वर का एटम गोल्ड के एटम से कंप्लीटली डिफरेंट होगा, मास में भी और प्रॉपर्टीज़ में भी। ओके। एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एटम्स जो होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर के रेशियो में। जैसे भी हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में पढ़ा था स्टूडेंट, वो एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में, एक कांस्टेंट एक रेशियो में, होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जो भी, जैसे वाटर है स्टूडेंट, वाटर H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो वाटर बन रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड। ओके। तो हमेशा ये एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में, एक फिक्स प्रपोर्शन में ही बनते हैं। ओके। इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम्स आर कांस्टेंट। जैसे हमने बताया स्टूडेंट, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं जो पार्ट ले रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज, इट मस्ट बी इट मस्ट बी टेक पार्ट इन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, यानी कि वेन एवर देर इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओनली 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन टेक्स पार्ट, इट इज़ मस्ट। ओके। Hope you understand all the postulates of the Dalton atomic theory. Okay. So student, today we discuss about the chemical laws of chemical combination and Dalton's atomic theory. Hope you understand. If you have any query, you can ask in the comment section. Okay. And group also. Okay. Thank you.